नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शेरोन परेरा आपका हिंदी कक्षा में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ सुनो किशोरी पढ़ने जा रहे हैं। सुनो किशोरी इस पाठ की लेखिका आशा रानी वोरा जी हैं। इस पाठ में इन्होंने किशोरवयीन बच्चों को मार्गदर्शन किया है। इनका मानना है कि किशोरावस्था जीवन की पाठशाला है। जिस प्रकार पाठशाला में हम लोग संघर्ष करते पढ़ने के लिए, वैसे किशोरवयीन जो बच्चे रहते हैं, लड़के लड़कियां रहते हैं, वो अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। किशोरवय यह युद्ध की रणभूमि है। जिस प्रकार युद्ध में जीतने के लिए सैनिक दिलो जान से प्रयत्न करता है कि किसी प्रकार मैं युद्ध को जीत लूँ, वैसे किशोरावयीन बच्चे भी हमेशा युद्ध की तरह रणभूमि में युद्ध के लिए लड़ते रहते हैं। किशोरावस्था में बच्चे ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। अगर वो छोटे बच्चों के साथ है तो बड़े उन्हें डांटते हैं कि आप छोटे नहीं हो, और अगर वो बड़े लोगों के साथ बैठकर बातचीत करें तो उन्हें डांट के भगा दिया जाता है कि अभी तक आप लोग छोटे हो। इसलिए इस अवस्था में जो बच्चे रहते हैं वो पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। किशोरावयीन जो बच्चे रहते हैं वो खोए हुए रहते हैं, गुमसुम रहते हैं और उलझन में फंसे हुए रहते हैं। वह हमेशा यह सोचते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। इस प्रकार वो पूरी तरह से उलझन में फंसे हुए रहते हैं। लड़कों के भांति लड़कियाँ बहुत ज़्यादा भावुक होती है, कल्पनाशील रहती है, सृजनशील भी होती है। उनमें एक अलग सी ऊर्जा रहती है, एक उत्साह रहता है, अपने सपनों को साकार करने की एक जिद रहती है। लेकिन इस दौरान अगर इनकी माता या उनकी माँ, उनकी बड़ी बहन वगैरह उनके साथ मैत्री से या दोस्ती से अगर बातचीत करे तो शायद से उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का या बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। लेकिन ये बेचारी किशोरी अवस्था में जो लड़कियां रहती हैं उनमें शारीरिक बदल आ जाते हैं, मानसिक बदल आ जाते हैं। वह भावना में पूरी तरह से उलझी हुई रहती है। इसीलिए इन्हें मार्गदर्शन देने के लिए आशा रानी वोरा जी ने इस पत्र के द्वारा किशोरीवयीन बच्चियों का या लड़कियों के समस्याओं का निरासन किया है। इनका जीवन परिचय देखते हैं। श्रीमती आशा रानी वोरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले के तकवार तहसील स्थित ग्राम दुहला में हुआ। उनका वास्तविक नाम शकुंतला था। बालिका शकुंतला का बचपन ग्वालियर रियासत के सामंती माहौल में बीता, किंतु विवाह के बाद आशा रानी का शेष जीवन संघर्ष और साधना की भट्टी में निरंतर तपता रहा। विवाह से पूर्व मिडिल तक की शिक्षा स्कूल से प्राप्त की थी। शेष शिक्षा यदा कदा प्राइवेट परीक्षाएं देकर पूरी की। हिंदी प्रभाकर के बाद उन्होंने समाजशास्त्र में एमए किया और कला शिल्प और औपचारिक शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने लेखन का प्रारंभ 1946 से शुरू किया। हिंदी मिलाप, सरस्वती जैसी विभिन्न पत्रिकाओं में लिखती थी, किंतु पहली बार उन्होंने 1964 में दिल्ली से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका सरिता के संपादकीय विभाग में कार्य करने का अवसर मिला। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेखन धारावाहिक रूप में छपते रहे। विभिन्न क्षेत्र में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को
चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आपने 100 से भी अधिक रचनाएं लिखी हैं। जीवन की अंतिम सांस तक आप निरंतर लिखती रही। आपका निधन नई दिल्ली में अपने बेटे डॉक्टर शीश वोरा के घर पर 21 दिसंबर 1909 में हुआ। आशा रानी को अपने जीवन काल में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट बनाकर नोएडा स्थित सूर्य संस्थान को दान कर दी। अभी हम इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। आशा रानी जी ने समाज सेवा के साथ साथ स्वतंत्र पत्रिका, लेखन कार्य, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के करीब 40 विशेषांकों को संयोग संपादन किया है। महिला विषयक, व्यवहारिक समाजशास्त्र, स्वास्थ्य, किशोरोपयोगी, संस्मरण, साक्षरता, बालोपयोगी, काव्य संग्रह जैसे विभिन्न विषयों पर आपने बहुत पुस्तकें लिखी है। आपकी कृतियाँ कुछ इस प्रकार है। भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्र पत्रिका आदि। विधा परिचय देखते हैं। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखाजोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का पक्ष साहित्य कलात्मकता को स्पर्श करता है। पाठ परिचय देखते हैं। लेखिका ने अपने इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चश्माओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्होंने उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदलता दृष्टिकोण, विवाहिकता और जल्दबाजी में ली जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। अभी मैं पाठ का वाचन करती हूँ। सब लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकल ली जाएगी। अपनी अपनी बात करते सुनते में बंधन या संकोच कैसा। मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डोनों को चौड़े फैलाकर धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन
डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अविच्छित स्थल पर गिरकर डैने छत विछत मतलब पूरी तरह से बिखर हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो न तुम? नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे ज़रूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हें व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्दों को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्यों का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। फिलहाल यहाँ तक ही देखते हैं। अभी यहाँ तक मैं स्पष्टीकरण बताती हूँ। लेखिका अपनी लड़की सुगंधा को पत्र लिखते हुए कहती है कि अपने अधिकारों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी अधिकार है उसका जिस प्रकार सिक्के की दो बाजुएं रहती है, वैसे हर एक अधिकार की भी दो पहलुएं रहती है। तो इसीलिए वह बताती है कि आपको जो बात पसंद नहीं आए, माँ होने के नाते आप मुझे अगर वो बताओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अगर आप मुझे वो बात बताएंगी तो उससे निर्माण होने वाली अच्छाई बुराई के बारे में मैं आपको स्पष्ट कर सकती हूँ। इसलिए उन्होंने बोला है कि दो तरफा अधिकार की बात आपने जो बताई है वह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आपको जो चीज़ नहीं पसंद आती वह आपको मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में हर एक लड़की के लिए उन्हें जो चीज़ पसंद नहीं आती है उस बात के या उस चीज़ के बारे में अपनी माँ से या अपनी बड़ी बहन से निर्भयता से बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये किशोरवयीन बच्चे रहते हैं, वो हमेशा गुमसुम रहते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। लेकिन वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो अगर उन्होंने अपने बड़े बुज़ुर्गों को बताया, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने पिता को अगर उन्होंने बताया तो वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि उससे ये जो बड़े लोग रहते हैं वो अनुभवी रहते हैं। अपने अनुभवों के द्वारा वो किशोरावयीन बच्चों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने दिया हुआ मार्गदर्शन आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, या फिर उसके ऊपर भी आप विचार करके अपना खुद का कोई तो मत प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि आपने जो दो तरफा अधिकार के बारे में आपने बताया है वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेखिका यह भी बताती है कि आप मुझे आपके विचारों का जब आदान प्रदान कर रही हो तो उसमें से कोई अच्छी राह निकल सकती है। अपनी अपनी बात कहने सुनने में कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए।
जो आप सोचते हो वो आपके अगर माँ को, आपकी बहन को या आपके शिक्षकों को आकर बताया तो भी हम आपकी जो भी समस्या है उसका निरसन करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। आगे लेखिका कहती है कि आप बड़े बड़े सपने देखो और बड़े बड़े सपनों को पूर्ण करने के लिए अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाओ। मतलब अपने जो हाथ है उनको बड़ा फैला कर अपने सपने को पूर्ण करने के लिए हमेशा कोशिश करो। लेकिन वह कोशिश करते समय या ऊंची उड़ान भरने से पहले आपको हमेशा यह भी सोचना चाहिए कि मेरी निगाहें हैं वो धरती के ऊपर होनी चाहिए। मतलब मैंने बहुत बड़े सपने देखे हैं, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए मैं उतनी काबिल हूँ क्या, यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वह कहती है, उठो बेटी उठो, पर धरती पर निगाह रख कर। मतलब आपको जितना भी बड़ा बनना है उतना बड़ा बन जाओ, लेकिन हमेशा आपके पैर जो है वो धरती के ऊपर होने चाहिए। मतलब कभी कभी हम लोगों में गुरूर आ जाता है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन जिसमें यह गुरूर रहता है या जो आगे पीछे का विचार नहीं करते, बाद में वह बच्चे हैं वो ऊंचा उठ तो जाते हैं, लेकिन वह ऊंचाई ज़्यादा देर तक नहीं रहती। बाद में वो अपने मुंह के बल नीचे गिर जाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि धरती पर अपनी निगाहें रखना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने यह भी बोला है, अपनी धरती के साथ जुड़ी हुई जो डोर है या जो रिश्ता है, अगर उसको आप तोड़कर ऊंचा उठने की कोशिश करोगे तो आप कहाँ पर भी जाकर गिर सकते हो। और गिरने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे मुझे अपने जीवन में असफलता प्राप्त हुई है। आप समझदार हो, लेकिन समझदारी में भी सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे लेखिका कहती है, अपनी निगाहें धरती पर रखने के लिए आपका परिवेश, मतलब आप जिस वातावरण में रहते हो, तुम्हारे ऊपर किए हुए संस्कार, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सामर्थ्य का आधार होता है। ये ज़रूरी है कि पुरानी जो रूढ़ी परंपरा है उनको तोड़ना ज़रूरी है, लेकिन अपनी परंपराओं से जुड़े रहना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर कोई रूढ़ी है वो गलत है, उसका स्वीकार मत करो, लेकिन अपनी परंपराओं को कभी भी मत छोड़ना। यह लेखिका किशोरावयीन लड़कियों को याद करके बताती है कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने संस्कार, इनको कभी भी मत छोड़ना। अब जिस परिवेश से या जिस वातावरण से हो उसको कभी मत भूलना। थोड़ा सा कुछ मिलने के बाद हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं। ये मत सोचो कि मैं किस परिवेश से आई हूँ, मेरी संस्कृति क्या है, मैं किस परंपरा को निभाती हूँ, यह याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने बोला है कि पुरानी रूढ़ियों को आप ज़रूर छोड़ दो, जो जर्जर है, मतलब जो गलत रूढ़ियाँ हैं उनको ज़रूर छोड़ दो, लेकिन अपनी परंपराओं को कभी मत छोड़ना। अगर आपको आपकी परंपरा और रूढ़ियों के बारे में जानना है तो आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी की या पुस्तकालय से कुछ किताबें लेकर उनको ज़रूर पढ़ना, जिसके द्वारा आपको यह पता चलेगा कि रूढ़ी परंपराएं कितनी ज़रूरी है। बाद में जब तक आप इनको पहचानती नहीं हो तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए जो भी काम करने से पहले उस काम को या उस मूल्यों को जानना बहुत ज़रूरी है, और उनको जब आप पहचानोगे तभी आप आगे जा पाओगे। इसलिए लेखिका बताती है, बिना समझे, बिना पहचाने अगर आप कुछ नया करने के लिए भागदौड़ करोगे तो आप मुंह के बल गिर जाओगे, आपका नुकसान ज़रूर होगा। आज के दौर पे देखा जाए तो हम लोग पश्चिमात्य संस्कृति का बहुत बड़ी मात्रा में अनुकरण कर रहे हैं। उसके बारे में हम कुछ सोचते नहीं हैं, सिर्फ हमें उस संस्कृति को अपनाना अच्छा लगता है। इसलिए लेखिका कहती है कि हमारी जो पाश्चिमात्य संस्कृति है आप उसका अनुकरण ज़रूर करो, लेकिन उस संस्कृति का अनुकरण करने से पहले ये मत भूलना कि हम किस परंपरा से आए हुए हैं, और हमारी जो परंपरा है, हमारी जो रूढ़ियाँ हैं जो अच्छी है, उनको ज़रूर स्वीकार करो।
फ़िलहाल यहाँ तक कि अगली कक्षा में आगे के पाठ के बारे में देखते हैं। धन्यवाद।